की बात। एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर स्वागत है आपका। मेयर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन और न्यू वीडियो के लिए रोज तैयार रहे और हमारी न्यू वीडियो आती रहेगी एज ही। लियू बाई मुस्कुराई। वह अपनी पाककला का कौशल कैसे नहीं जानता। यह मुश्किल से ही पास होने लायक है, बस औसत है। एक महान सेनापति की बेटी होने के नाते लुओ ली ने स्वाभाविक रूप से कई स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा होगा और निश्चित रूप से ऐसे कई व्यंजन होंगे जो उसके द्वारा बनाए गए व्यंजनों से बेहतर होंगे। दूसरा पक्ष ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि यह काम उसी ने किया है। यह बहुत स्वादिष्ट है, मैंने अब तक जो भी खाया है उसमें यह सबसे अच्छा है। रान जियान, जो किनारे पर खड़ा था, ने भी बार बार उसकी प्रशंसा की। अगर यह स्वादिष्ट है तो और अधिक खाओ। लियू बाई ने दूसरे व्यक्ति की प्लेट में कुछ और झींगा और ब्रेजर पोर्क डाल दिया। यह बच्चा कई वर्षों से बेघर है और कुछ हद तक कुपोषित है। वह थोड़ी पतली दिखती है। लियू बाई को दूसरे व्यक्ति के लिए दया आ गई और उसने कामना की कि वह उसे मोटा और स्वस्थ बना सके। काटना। मेजबान दोनों महिला खलनायकों के लिए खाना बनाएगा और उन्हें खिलाएगा तथा मेजबान के मास्टर स्तर के पाक कौशल को एक यादृच्छिक गुणक पर मेजबान को वापस कर दिया जाएगा। सिस्टम से आवाज आई। लियू बाई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, क्या यह संभव है? खाना पकाने के बारे में जानकारी का खजाना उसके दिमाग में भर गया और पलक झपकते ही वह दो कुशल घरेलू रसोइये से पाककला के उस्ताद में तब्दील हो गया। वह विभिन्न व्यंजनों की सभी रेसिपीज को अच्छी तरह याद रखता है। बहुत बढ़िया। लियू बाई केवल अंदर ही अंदर आह भर सकी। भोजन समाप्त करने के बाद रान जियान ने बर्तन धोने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लुओ ली भी मदद के लिए चला गया। सौभाग्य से हालांकि रान जियान खाना नहीं बना सकती थी, फिर भी वह बर्तन धोने जैसे घरेलू काम कर सकती थी और वह यह काम काफी आसानी से कर लेती थी। इस समय एक आभा शेंजी पर्वत की ओर बढ़ी। लियू बाई देखने के लिए बाहर गए और उन्होंने देखा कि एक पुरुष और एक महिला शेंजी पर्वत पर एक साथ आ रहे हैं। जब उन्होंने लियू बाई को देखा तो उनकी आंखों में भी एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। मैंने सोचा था कि यह नकली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेंजी पर्वत पर वास्तव में लोग रहते हैं। आदमी ने लियू बाई को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। महिला लियू बाई को बड़ी दिलचस्पी से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। आप मास्टर की सबसे नई शिष्या हैं, लियू बाई? हाँ, लियू बाई ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं आपकी बड़ी बहन युन फेशु हूँ। वह आपके बड़े भाई झाओ क्यों हैं? हमारे गुरु ने हमें आपका उनसे परिचय कराने के लिए भेजा है। महिला युन फेक्स्यू हल्के से मुस्कुराई। उसने बर्फसफेद लंबी पोशाक पहनी थी, उसका शरीर सुडौल था और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। हालांकि उसकी तुलना लुओ ली से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। जहां तक उसके बगल में बैठे झाओ क्यों की बात है, वह भी लंबा और प्रभावशाली था। क्या गुरु ने तुम्हें इस दिव्य बालक पर्वत पर रहने की अनुमति दी है? झाओ क्यों ने गहरी सांस ली और पूछा। वरना क्या? लियू बाई ने झाओ क्यों को देखा और उससे एक प्रश्न पूछा, जैसे कि वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। वह अभी अभी युद्धदेव अकादमी पहुंचा था और उसे दिव्यपुत्र पर्वत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जरूर युन एओ ने ही उसे वहां रहने दिया होगा। क्या पूछने की जरूरत भी थी? झाओ क्यों को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा था। लेकिन वह सचमुच हार मानने को तैयार नहीं था। वह सबसे लंबे समय तक युन आओ का शिष्य रहा था, फिर भी वह दिव्य बालक नहीं बन पाया था। तो फिर एक नवागंतुक लियू बाई क्यों बन पाएगा? यह अनुचित है। शेंजी पर्वत पर रहने का मतलब जरूर है कि आप में कोई हुनर होगा। आज मैं आपका बड़ा भाई आपसे सीखने आया हूं। आप मना तो नहीं करेंगे, है ना? झाओ क्यों ने शांति से कहा। मैं अपनी ताकत से युन एओ के सामने खुद को साबित करना चाहता हूं। वह परमेश्वर का पुत्र होने के लिए सबसे योग्य है। लियू बाई ने उसकी ओर देखा, यह जानते हुए कि यदि उसने अपना कौशल नहीं दिखाया तो दूसरा पक्ष शायद आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने शांति से कहा, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? अगर तुम हार गए तो तुम्हें अब से मुझे अपना वरिष्ठ भाई मानना पड़ेगा। अरे छोटे भाई, मैं नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें चुनौती दे रहा है। मुझे इसमें मत घसीटो, युन फेशु ने बगल से बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर लियू बाई गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने ताली बजाई और गंभीरता से बोला, तुम्हारी बात तो सही है। अच्छा, तुम दोनों एक साथ मेरे सामने आओ। अगर तुम दोनों हार गए तो तुम दोनों मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो। युन फेक्स्यू और झाओ क्यू के मुंह फड़कने लगे और उनके माथे पर नसें उभर आईं। बकवास। मुट्ठी सख्त हो गई है। यह नया जूनियर प्रशिक्षु बहुत घमंडी अपने सामने लियू बाई, युन फेक्स्यू और झाओ क्यू को देखकर वे अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें लगा कि दूसरा पक्ष बहुत घमंडी था। लियू बाई ने उन दोनों की सोच पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा और अपनी उंगली से इशारा करके बोला, आओ साथ चलते हैं। छोटे भाई, क्या तुम्हें यकीन है? युन फेक्स्यू ने गहरी सांस ली और बोलते समय अपने गुस्से को दबा लिया। आप सब इतने लंबे चौड़े क्यों बोल रहे हैं? लियू बाई ने भौहें चढ़ाकर कुछ असंतोष के साथ कहा। युन फेक्स्यू का दबा हुआ गुस्सा फिर भड़क उठा। चूंकि ऐसी बात है तो छोटे भाई कृपया मुझे समझाएं, उसने कहा, और कुछ नहीं। एक फुसफुसाहट के साथ वह लियू बाई की ओर दौड़ा। बिना कुछ कहे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और लियू बाई के सिर पर मुक्का मार दिया। हमें इस नए जूनियर को सबक सिखाना होगा। लेकिन जब लियू बाई ने उसका मुक्का देखा तो उसने बस अपना हाथ उठाया और हल्के से थप्पड़ मारा। एक धमाके के साथ युन फेशु का मुक्का हवा में उड़ गया। वह 10 कदम से भी अधिक पीछे हट गया। वह थोड़ी उलझन में थी।
अभी क्या हुआ? मेरा आक्रमण इतनी आसानी से क्यों रोक दिया गया? उसमें निश्चित रूप से कुछ कौशल हैं। युन फेक्स्यू को आसानी से पीछे हटते देख झाओ क्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आभा फूट पड़ी और उसकी साधना पूरी तरह से मुक्त हो गई। यह 9वीं रैंक का युद्ध मार्क्विस था। वे युद्ध राजा बनने से केवल एक कदम दूर हैं। छोटे भाई, अब हार स्वीकार करने में देर नहीं हुई है, झाओ क्यू ने कहा। लियू बाई ने अपनी उंगली से उसे इशारा किया, मतलब पहले से ही बहुत स्पष्ट था। बहुत हो गई बातें, अब लड़े। अच्छा, मुझे स्वीकार करो। पर्वत विभाजनकारी स्लैश। झाओ क्यू ने अपनी हथेली को ब्लेड में बदल दिया और लियू बाई पर वार कर दिया। इस ब्लेड में अपार शक्ति और अद्वितीय ताकत है। ऐसा प्रतीत होता था कि यह पर्वतों को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम है। लियू बाई 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, उसने अपना अधिपति मुट्ठी खोल दिया और एक मुक्का मारा। टकराना। मुट्ठी ब्लेड से टकराई, ब्लेड की ऊर्जा चकनाचूर हो गई। झाओ क्यू को जोर से पीछे धकेला गया, उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी साधना मुझसे ज्यादा ऊंची नहीं है, फिर भी तुम में इतनी युद्ध शक्ति कैसे है? मैंने तुमसे कहा था, तुम सब एक साथ मेरे पास आओ, लियू बाई ने शांति से कहा। युन फेक्स्यू और झाओ क्यू ने एक दूसरे को देखा और अब लियू बाई को कम आंकने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों ने क्रमशः बाईं और दाईं ओर से हमला किया। लियू बाई स्थिर खड़ा रहा, उसकी सांसें उफनती नदी की तरह बह रही थीं। उन दोनों के हमले का सामना करते हुए उसने बस अपना हाथ उठाया और उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी और गरजी, जिससे ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाजें निकलने लगीं। यह एक सुनहरे प्राचीन ड्रैगन की रक्तरेखा है। यूं फेक्स्यू और झाओ क्यू को यह महसूस हुआ कि वे किसी व्यक्ति का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सच्चे ड्रैगन का सामना कर रहे थे, जिसे प्राचीन काल से पुनर्जीवित किया गया था। प्राचीन और राजसी तुलना से परे दबंग। उन्हें थोड़ी सी भी लड़ने की भावना जुटाना असंभव लगा। तोड़ना। लियू बाई ने बिना किसी विशेष तकनीक का उपयोग किए एक मुक्का मारा, फिर भी उसमें एक अजय शक्ति थी, जिससे हवा में विस्फोट हो गया और एक भयानक शॉकवेव पैदा हुई। हवा एक अजगर की तरह आगे बढ़ी। उनका संयुक्त हमला तुरंत विफल हो गया और वे अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गए, बिखरे बालों के साथ जमीन पर गिर पड़े और काफी दयनीय लग रहे थे। इससे पहले कि वे दोनों उठ पाते, अचानक एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह लियू बाई है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि पलक झपकते ही उन दोनों के सामने आ पहुंचा। उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। लियू बाई ने झाओ क्यू की छाती पर पैर रखा, फिर नीचे बैठकर युन फेक्स्यू के सिर पर थप्पड़ मारा। दोनों को जमीन पर पड़े रहना पड़ा, वे उठने में असमर्थ थे। इस पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी प्राचीन अजगर ने उन्हें अपने पंजों से जकड़ लिया हो। यह पूर्णतः स्थिर है। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यह जीवन के स्तर पर दमन है। यह भय हमारे खून से ही पैदा हुआ है। उन दोनों पीले चेहरे वाले आदमियों को देखकर लियू बाई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सज्जनों, क्या आपने हार मान ली है? मैं हार स्वीकार करता हूं। अच्छा, तो अब आप मुझे क्या कहेंगे? मास्टर जी, बड़े भाई, युन फेक्स्यू ने मुश्किल से निगला और धीरे से पुकारा। यद्यपि अनिच्छुक, लेकिन यह मानना होगा कि लियू बाई अब उनसे कहीं अधिक मजबूत है। उन्हें वरिष्ठ भाई कहना पूरी तरह स्वीकार्य है। और आप? लियू बाई ने झाओ क्यू की ओर देखा। दूसरे पक्ष ने धीरे से खर्राटे लिए तथा थोड़ा और प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन लियू बाई ने थोड़ा सा दबाव डाला और उसे लगा जैसे उसकी छाती कुचली जा रही है। वह जल्दी से चिल्लाया, बड़े भाई रुको, यह टूट जाएगा। लियू बाई आखिरकार संतुष्ट हो गई। अरे बहुत बढ़िया। उसने अपना पैर पीछे खींच लिया और हाथ ऊपर उठा लिया। दोनों ने राहत की सांस ली और पुनः खड़े हो गए तथा अपने कनिष्ठ भाई को, जो उनसे कई वर्ष छोटा था, विस्मय भरी आंखों से देखने लगे। यह तो भयानक है। वे मुझसे छोटे हैं और उनकी साधना का स्तर मुझसे अधिक नहीं है, लेकिन यह भयानक युद्ध शक्ति पूरी तरह से तर्क से परे है। वे दोनों निश्चित रूप से युद्ध देवता अकादमी में शीर्ष कोर शिष्यों में से थे, फिर भी वे अभी भी इस हद तक दबाए गए थे कि हिलने में असमर्थ थे। वे एक ही स्तर पर भी नहीं हैं। वरिष्ठ भाई, यह वही है जो मास्टर ने मुझे आपके पास लाने के लिए कहा था। युन फेक्स्यू ने 2 किताबें निकाली और उन्हें लियू बाई को सौंप दिया। ये 2 युद्ध तकनीकें हैं। उनमें से एक है पहाड़ विभाजन स्लैश। उनमें से एक है स्वर्गीय ड्रैगन के 8 चरण। ये दोनों युद्ध तकनीकें मेरे गुरु की अनोखी तकनीकें हैं। उन्होंने मुझे इन्हें तुम्हें देने के लिए कहा है ताकि तुम इनका ठीक से अभ्यास कर सको। वह कुछ दिनों में इनका परीक्षण करने आएंगे। युन फेक्स्यू ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। लियू बाई ने सिर हिलाया और युद्ध कौशल को स्वीकार कर लिया। ये सभी सर्वोच्च युद्ध तकनीकें हैं। उसके पास सम्राट स्तर के युद्ध कौशल हैं, जिनकी वह कदर नहीं करता, लेकिन वह उन्हें लोली और रान जियान को सिखा सकता है, जिससे दोनों महिलाओं की ताकत में सुधार होगा। युन फेइशु ने आगे कहा, हमने इन दोनों युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लियू बाई ने दूसरे व्यक्ति को अजीब नजर से देखा। दूसरे पक्ष को भी एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मुझसे पराजित हुआ है, मुझे ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसने 2 बार खांसते हुए कहा, हालांकि मैं तुम्हारी जितनी ताकतवर नहीं हूं, फिर भी युद्ध में मेरा कौशल बुरा नहीं है। मैं कई वर्षों से इस कौशल का अभ्यास कर रही हूं और ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हूं। तुम्हें सुझाव देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युद्ध शक्ति और युद्ध कौशल पूर्णतः एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। यूं फेक्स्यू के विचार में वह कई वर्षों से इन 2 युद्ध कौशलों को सीख रही थी, जबकि लियू बाई ने अभी अभी उन्हें सीखना शुरू किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से थोड़े समय में ही उससे कमतर हो जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो मैं आपसे पूछूंगा।
ठीक है, हम पास के जियाओहान पर्वत पर रुकेंगे। उह, जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो समूह में सन्नाटा छा गया। लियू बाई ने सहजता से कहा, आप भोजन के लिए क्यों नहीं रुकते? अहम, कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूं। युन फिक्स्यू ने कहा। चुटकुला, एक के विरुद्ध दो, उन्हें बुरी तरह पराजित किया गया। उसे लगा कि वह जल्द ही लियू बाई के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगी। एक तरफ खड़ा झाओ क्यू, जब से उसने उसे वरिष्ठ भाई कहा था तब से निराश था, अभी भी हार की भावनाओं में डूबा हुआ था। मैं यहाँ रुकने की इच्छा नहीं रखता, मैं वापस जाकर अपने अवसाद में डूबना चाहता हूँ। उन्हें जाते देख रान जियान लियू बाई के पास गया और कहा, युवा मास्टर, वे बहुत दुखी लग रहे हैं। लियू बाई ने रान जियान के सिर पर थपथपाया और हल्के से मुस्कुराई, यह ठीक है। वे अभी दुखी हैं, लेकिन बाद में वे खुश होंगे क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि मुझे अपना वरिष्ठ भाई बनाना उनके लिए जीवन भर का सम्मान है। रान जियान ने लियू बाई को प्रशंसा से देखा। मेरे सामने वाला व्यक्ति चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। युद्ध देवताओं की अकादमी में एक पर्वत शिखर पर एक महल स्थित है। इसका नाम युद्ध के देवता का महल है। यह स्थान युद्ध देवता के महल के स्वामी का निवास स्थान है। युन फेशु और झाओ क्यू अभी अभी शेंजी पर्वत से लौटे थे और युन एओ को रिपोर्ट करने आए थे। युन एओ ने देखा कि दोनों अजीब व्यवहार कर रहे थे। तुम दोनों बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए हमने अपने वरिष्ठ भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हार गए। यूं फिक्स्यू ने कड़वी मुस्कान दी। युन एओ अचंभित रह गया। बड़े भाई? तुम्हें बड़ा भाई कहां से मिला? युन फेक्सू ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या की। युन एओ को अचानक एहसास हुआ और उसकी आंखों में एक सोची हुई नजर आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू बाई की ताकत इतनी ज्यादा होगी, बैटल मार्क्विस के दायरे तक पहुंचना। उसके शरीर के साथ हारना स्वाभाविक है। गुरुजी, उनका शरीर कैसा है? क्या यह पवित्र शरीर है? झाओ क्यू ने उत्सुकता से पूछा। यदि यह केवल पवित्र शरीर होता तो आप इतनी बुरी तरह नहीं हारते, युन एओ ने धीरे से कहा। यह सुनकर दोनों को होश आ गया। अरे बाप रे, क्या सचमुच यही उसका संविधान है? उनकी पुतलियां थोड़ी सी कांप रही थीं, उनकी आंखों में भय का भाव था। एजियोर ड्रैगन डोमेन को इस तरह का शरीर तैयार किए हुए कई साल हो गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुदेव उसे दिव्य बालक बनाना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे से हुई क्षति को स्वीकार कर लिया था। किसी भावी संत या यहां तक कि किसी भावी सम्राट से हारना यह अनुचित नहीं है। यह विचार कि यह भावी संत या सम्राट उसका वरिष्ठ भाई है, उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि वह उसके साथ अच्छे संबंध बना सकता है तो वह भविष्य में अपने वरिष्ठ भाई के प्रभाव पर भरोसा कर सकता है और एजियोर ड्रैगन डोमेन में कौन उसे धमकाने में सक्षम होगा। यह सोचकर उन दोनों की आंखें चमक उठीं। अच्छा छुटकारा, अच्छा छुटकारा। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई। जल्द ही यह खबर फैल गई कि लियू बाई युद्ध देव अकादमी का दिव्य पुत्र बन गया है। कुछ समय तक बहुत से लोग इस दिव्य बालक के बारे में अत्यंत उत्सुक रहे। दूसरी ओर वार गॉड अकादमी के एक मंडप के अंदर, जहां केवल मुख्य शिष्य ही रह सकते थे, एक व्यक्ति अपने हाथ में कई प्रतिमाएं लिए हुए था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। आपका मतलब है कि इस चित्र में दिख रहे व्यक्ति ने अंकल झांग येन की हत्या की? उसने अपने सामने झांग परिवार के नौकर की ओर देखा और शांति से कहा। हाँ, कुलपति को संदेह है कि वह व्यक्ति युद्ध देवता अकादमी का छात्र है और उन्होंने युवा मास्टर को इस व्यक्ति के बारे में जांच करने और सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया है। नौकर ने आदरपूर्वक कहा। उनके सामने जो व्यक्ति था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह झांग परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति था, जिसका नाम था झांग जुन्यू। वह वोर गॉड अकादमी के सबसे मजबूत कोर छात्रों में से एक है। उसकी साधना एक सरदार के स्तर तक पहुंच गई है। इस चित्र में जो व्यक्ति है वह इतना युवा है, वह अंकल झांग येन का हत्यारा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें सच में यकीन है? झांग जुन्यू इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। पेंटिंग में दिखाया गया व्यक्ति उससे छोटा है, फिर भी वह एक युद्ध राजा को मारने में कामयाब रहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमें भी यही संदेह है, लेकिन व्यावसायिक सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। क्या यह संभव है कि किसी प्रकार की गुप्त तकनीक या खजाने का इस्तेमाल किया गया हो? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मैं पूरी जांच करूंगा, झांग जुन्यू ने कहा। इस समय एक छात्र दौड़कर आया और चिल्लाया, भाई जुन्यू, कुछ भयानक हुआ है। हमारे युद्धदेव अकादमी में एक विलक्षण प्रतिभा है, एक दिव्य बालक। क्या यह झांग क्यों हो सकता है? झांग जुन्यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नहीं, वह झांग क्यों नहीं था, बल्कि कोई और था। मुझे लगता है उसका नाम लियू बाई था। लियू बाई? दिलचस्प है, मैं उसे याद रखूंगा। झांग जुन्यू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। छात्र ने उसके हाथ में चित्र देखा। भाई जुन्यू, यह चित्र किसका है? मेरे झांग परिवार के युद्ध राजा को मारने वाला दुश्मन शायद अकादमी का ही कोई छात्र हो। किसी से जांच करवाओ, झांग जुन्यू ने कहा। वाह, यह तो बहुत ही अपमानजनक है। ठीक है, मैं अभी जाकर जांच करूंगा। छात्र चित्र लेकर चला गया। दूसरी ओर माउंट शेंजी पर लियू बाई दो युद्ध मैनुअल का अध्ययन कर रहे थे। वह पर्वत विभाजक चाकू एक सर्वोच्च स्तर की तलवार तकनीक है और लियू बाई के पास एक तलवार संत का साधना अनुभव है। हालांकि उन्होंने तलवार तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है, फिर भी तलवार के बारे में उनकी समझ कई तलवारबाजों से कहीं बेहतर है, जो तलवार तकनीकों का अभ्यास और भी शक्तिशाली बनाता है। आधे दिन से भी कम समय में उन्होंने चाकू चलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। अच्छा, यह तो पूर्णता है। युद्ध कौशल को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: शुरुआती, मामूली महारत, प्रमुख महारत, शिखर और पूर्णता।
शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोगों को कम से कम 10 या कई दशक तक का समय लगाना पड़ेगा। सर्वोच्च स्तर के युद्ध कौशल की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन लियू बाई को केवल आधा दिन लगा। इससे पता चलता है कि तलवार चलाने के तरीके के बारे में उनकी समझ कितनी अविश्वसनीय रूप से गहन हो गई थी। हालांकि पहाड़ तोड़ने वाले चाकू से अभ्यास करने के बाद लियू बाई की रुचि कुछ कम हो गई। यह एक सर्वोच्च युद्ध तकनीक है। उसने इसे दिल पर नहीं लिया। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सम्राट स्तर का युद्ध कौशल भी है। उन्होंने अपने युद्ध कौशल को रानजियान और लुओली को सौंप दिया और उन्हें परिश्रमपूर्वक उनका विकास करने का निर्देश दिया। दोनों महिलाएं शुरू में थोड़ी चिंतित थीं। भाई लियू बाई, यह आपको युद्ध देवता के महल के स्वामी ने दिया था। क्या यह आपके लिए अनुचित नहीं है कि आप इसे हमें ऐसे ही दे दें? लुओली ने कहा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चूंकि यह मुझे दिया गया है, इसलिए अब यह मेरा है। मैं इसे जिसे चाहूं सिखा सकता हूं, लियू बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। काटना। मेजबान ने सर्वोच्च युद्ध कौशल पर्वत विभाजन कृपाण उपहार स्वरूप दिया है और वह यादृच्छिक रूप से 100 कृपाण तकनीकें और युद्ध कौशल लौटाएगा। काटना। मेजबान ने सर्वोच्च युद्ध कौशल स्वर्गीय ड्रैगन 8 कदम उपहार स्वरूप दिया है और बोनस के रूप में यादृच्छिक रूप से 100 आंदोलन तकनीकें लौटाएगा। धमाका। युद्ध तकनीकों की जानकारी की बाढ़ उसके दिमाग में दौड़ गई। तलवार चलाने की सभी प्रकार की तकनीकें और चाल ढाल के तरीके उसके दिमाग में भर गए और उसने उन्हें स्पंज की तरह शीघ्रता से आत्मसात कर लिया। यह सब सिस्टम की बदौलत है। यदि यह कोई और होता और उसके दिमाग में अचानक इतनी सारी युद्ध कौशल की जानकारी आ जाती तो क्या उसका सिर फट नहीं जाता? वह बहुत सारे हैं। युद्ध की बहुत सारी तकनीकें हैं। लियू बाई थोड़ा हैरान हो गया। असुर ब्लेड तकनीक एक संतस्तरीय युद्ध कौशल। जब ब्लेड खींचा जाता है तो असुर प्रकट होता है। एबीसी हेल ब्लेड एक सेंटस्तरीय युद्ध कौशल है। जिस क्षण इसे खींचा जाता है, यह प्रतिद्वंद्वी को ऐसा महसूस कराता है जैसे कि वे एबीसी हेल में गिर गए हैं, जैसे कि वे ब्लेड के पहाड़ में फंस गए हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इथरियल ब्लेड तकनीक एक सर्वोच्च युद्ध कौशल है। इसकी ब्लेड ऊर्जा मायावी और अप्रत्याशित है, जिससे इसका बचाव करना असंभव है। जब इसे पैरों की गति के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी शक्ति और भी अधिक भयानक हो जाती है। रेजिंग ड्रैगन स्लैश एक संतस्तरीय युद्ध कौशल है। इसका सार पागलपन में निहित है। आदमी जितना पागल होगा, ब्लेड उतना ही मजबूत होगा। यह 10,000 के खिलाफ एक आदमी के पास रखने के बारे में है। 13 धधकते ब्लेड एक सर्वोच्च युद्ध तकनीक। तलवारबाजी एक भड़की हुई आग की तरह है। जब सभी 13 ब्लेड एक साथ छोड़े जाते हैं तो उनकी शक्ति 1000 सेनाओं को भस्म कर सकती है। दुनिया पर बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। यह एक संतस्तरीय युद्ध कौशल है। यह तलवारबाजी तकनीक शुद्ध और स्पष्ट मन पर जोर देती है। जब तलवार चलाई जाती है तो ऐसा लगता है मानो दुनिया भारी बर्फबारी की चादर ओढ़े हुए है, हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रही है और कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। पहाड़ और नदी स्लैश एक खूंखार बाघ पहाड़ काटने के लिए नीचे उतरता है। रक्त पीने वाली कृपाण तकनीक। लियू बाई के दिमाग में तलवार की 100 तकनीकें कौन थी, जिनमें से अधिकांश संत स्तर की थीं, जो कि बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। इसके तुरंत बाद 100 विभिन्न गति तकनीकें हैं। सिकाड़ा को पकड़ने के 8 चरण सर्वोच्च युद्ध तकनीक। श्वेत मेघ इथरियल स्टेप संतस्तरीय युद्ध कौशल। बिजली की गति वाला कदम संतस्तरीय युद्ध कौशल। एक कदम पहाड़ों और नदियों को पार करता है, एक संतस्तरीय युद्ध कौशल। लियू बाई तुरंत पालथी मारकर बैठ गई। 100 तलवारबाजी और 100 चालबाजियां समझने के बाद शाम हो चुकी थी। सूर्यास्त देखते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ एक दिन में वह युद्ध कौशल में निपुण हो गया है। मैं इन 200 युद्ध कौशलों की नकल करके उन्हें अपने पिता और कुल के लोगों के अभ्यास के लिए महान झो को वापस भेज सकता हूं, जिससे मेरे लियू परिवार की नींव मजबूत होगी। इन संतस्तरीय युद्ध तकनीकों में से कोई भी एक तकनीक लोगों को जी जान से लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। किसने सोचा होगा कि मेरे पास इतनी सारी तकनीकें हैं? 200 युद्ध कौशल हासिल करने के बाद लियू बाई आत्मविश्वास से भरपूर था। उसे लग रहा था कि उसकी युद्ध शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। उस शाम उसने खुद को पुरस्कृत करने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की एक बड़ी मेज खास तौर पर सजाई। पिछली बार की तुलना में इस बार इसे मास्टर शेफ की मदद से बनाया गया, जिससे यह 10 गुना अधिक स्वादिष्ट बन गया। रानजियान और लुओली तेल से भरे मुंह और चमकती आंखों के साथ खा रहे थे। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा भोजन है और यह सचमुच है। युवा मालिक, आपका खाना पकाना बहुत बढ़िया है। रानजियान ने प्रशंसा से लियू बाई को देखा। क्या आप मुझे कभी सिखा सकते हैं? उसने अभी भी लियू बाई और लुओली के लिए खाना पकाने का विचार नहीं छोड़ा था। लियू बाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। शाम उन्होंने शेंजी पर्वत पर रानजियान को उसकी साधना में मार्गदर्शन दिया। चूंकि वह असुर संत शरीर से युक्त थी, इसलिए उसकी योग्यता स्वाभाविक रूप से असाधारण थी और उसने शीघ्र ही इस कला में निपुणता प्राप्त कर ली और एक योद्धा बन गई। लियू बाई ने उसे संत स्तर की तलवार तकनीक सिखाई जिसे असुर ब्लेड कहा जाता है। यह तलवारबाजी बेहद शक्तिशाली है और आम योद्धाओं के लिए इसे समझना मुश्किल होगा।
हालांकि रानजियान असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और चूंकि असुर तलवारबाजी तकनीक विशेष रूप से असुर पवित्र शरीर के लिए डिजाइन की गई थी, उसने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। रानजियान की तेजी से प्रगति देखकर लुओली को एक तात्कालिकता का एहसास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह युद्धदेव अकादमी है जो प्रतिभाओं से भरी है। भले ही मेरी योग्यता कमजोर न हो, अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूंगी तो भी मैं दूसरों से आगे निकल सकती हूँ। मैं उन्हें रोक नहीं सकती। अगले दिन रानजियान बहुत जल्दी उठ गया और लियू बाई और लुओली के कमरे पर नजर डाली। वे दोनों अभी भी बिस्तर पर थे। उसने उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में जाने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने अपने खाना पकाने के कौशल के बारे में सोचा तो वह खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने से नहीं रोक सकी। कोई बात नहीं, चलो पहले बाहर जाकर कुछ खरीद लेते हैं, उसने मन ही मन सोचा। सूर्य में 3 ध्रुव। जब लियू बाई सो रहा था तो अचानक उसके कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग, आपका बंधा हुआ साथी रानजियान खतरे में है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। भाई लियू बाई, क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं उठकर अपने कौशल का अभ्यास करूंगा, आप थोड़ी देर और सो सकते हैं। हमत लुओली ने आलस से सिर हिलाया। लियू बाई ने जल्दी से कपड़े पहने और घर से निकल गया। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह सबसे पहले रानजियान के कमरे में गया। दूसरा पक्ष यहां नहीं है। वह तुरंत पहाड़ से नीचे उतर गया और रास्ते में सिस्टम से दिशानिर्देश पूछता रहा। लिटिल पर्पल स्मोक अब कहाँ है? मेजबान और महिला खलनायक पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके बीच एक अदृश्य संबंध है। आप स्वयं उसकी स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं, सिस्टम कहता है। लियू बाई जल्दी से शांत हो गई और रानजियान के स्थान को समझने लगी। दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा दूर नहीं था। युद्ध भगवान अकादमी के प्रवेश द्वार पर अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए उसने अंततः रानजियान का स्थान ढूंढ लिया। लेकिन जो दृश्य सामने आया उसे देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रानजियान जमीन पर पड़ी थी, उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था और खून बह रहा था। वहां बहुत सारे उबले हुए बन, सोया दूध और नाश्ते की अन्य चीजें भी जमीन पर बिखरी हुई थीं। कई युवक उसके पास खड़े थे। उनमें से एक ने रानजियान को घूरते हुए व्यंग्य किया, धिक्कार है, इस लड़की की जुबान बहुत कठोर है, इतना सब होने के बाद भी वह नहीं मानेगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम इसमें शामिल हो या नहीं? रानजियान ने दांत पीसते हुए जिद करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अदालत में मौत। उस आदमी का धैर्य जवाब दे गया और उसने रानजियान के सिर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। इस समय एक आकृति उसके सामने आई और उसका हाथ पकड़ लिया। रानजियान ने अपना सिर उठाया, लियू बाई के उदासीन चेहरे को देखा और आसानी से मुस्कुराई, युवा मास्टर। उसके चोटिल और सूजे हुए चेहरे को देखकर लियू बाई की अभिव्यक्ति हिमखंड की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके सीने में गुस्सा ज्वालामुखी के लावा की तरह बेतहाशा बढ़ रहा था। वह रानजियान को मारना सहन नहीं कर सका। उसकी यह मजाल। लियू बाई ने उस आदमी की तरफ देखा जिसका हाथ उसने पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें किसी राक्षस की तरह ठंडी थीं। वह आदमी मुश्किल से निगल पाया। छोड़ो मुझे। लियू बाई ने उदासीनता से उसका हाथ बलपूर्वक खींच लिया। क्लिक करें। एक तीखी चीख के साथ आदमी का हाथ फट गया। बहुत अधिक मात्रा में खून बह निकला। वह आदमी दर्द से चीखा और पीछे की ओर लड़खड़ाया। यह देखकर अन्य लोगों को अपनी पुतलियां सिकुड़ती हुई और सिर में झुनझुनी महसूस हुई। कितना निर्दयी आदमी है। लियू बाई ने कुछ समय के लिए समूह को नजरअंदाज कर दिया और धीरे से रानजियान को उठने में मदद की, फिर उस पर से धूल झाड़ दी। दूसरों के घावों को भरने के लिए जीवन का जल निकालें। उसे आते देख रानजियान अपनी नाराजगी नहीं रोक पाई और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह सिसकते हुए बोली, युवा गुरु, वे चाहते थे कि मैं आपको और सिस्टर एली को जहर दे दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और उन्होंने मुझे पीटा। चिंता मत करो, अब जब युवा स्वामी यहाँ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लियू बाई ने अपनी उंगलियों पर जीवन जल लगाया और रानजियान के चेहरे पर घावों को धीरे से सहलाया, जो तुरंत ठीक हो गए। इसका कोई निशान भी नहीं बचा था। उन लोगों में से प्रमुख मुख्य शिष्य झांग जुन्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह उपचारात्मक वस्तु संभवतः एक शीर्षस्तरीय खजाना है। इसे एक नौकरानी को देना तो बहुत बड़ी बर्बादी है। बेहतर। झांग जुन्यू लियू बाई की ताकत से अपरिचित था, इसलिए उसने दूसरों को पहला कदम उठाने दिया। तुरंत कई लोग लियू बाई की ओर दौड़े। ये सभी व्यक्ति युद्धदेव अकादमी के उत्कृष्ट शिष्य हैं और उनकी ताकत काफी है। लेकिन दुर्भाग्य से लियू बाई की तुलना में वे सभी बहुत कमजोर थे। उसने एक आदमी को पकड़ लिया जो उस पर झपटा, उसे हथियार की तरह घुमाया और कई अन्य लोगों पर पटक दिया। वे लोग एक ही समय में विस्फोटित हुए, एक ही साथ मर गए। दूसरों की पुतलियां सिकुड़ गईं, यह महसूस करते हुए कि लियू बाई कितनी दुर्जय थी। वे युद्ध देवता अकादमी की ओर दौड़े। अकादमी में हत्या करना मना है। चिंता मत करो, वह हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह अकादमी से संबंध तोड़ना न चाहे। यदि कोई मुख्य शिष्य अकादमी में हत्या भी कर दे तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। अकादमी में प्रवेश करते ही समूह ने तुरंत राहत की सांस ली। लियू बाई रानजियान का हाथ पकड़े समूह की ओर बढ़ता रहा। उनमें से एक ने दोनों हाथ जोड़े लियू बाई की ओर देखा और कहा, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो करो। युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ लियू बाई को देखा। उन्हें यकीन था कि दूसरा पक्ष कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वॉर गॉड अकादमी के अंदर किसी ने भी किसी को मारने की हिम्मत नहीं की है, कभी नहीं। लेकिन आज उन्होंने इसे प्रत्यक्ष देखा। लियू बाई ने बेरुखी से अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर तमाचा जड़ दिया। इस जोरदार वार से उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। तुम्हारी हिम्मत। उसने बोलना खत्म नहीं किया था।
हथेली का वार सीधे उसके सिर पर लगा। एक धमाके के साथ दूसरे व्यक्ति का सिर तरबूज की तरह फट गया। मस्तिष्क पदार्थ के साथ मिश्रित रक्त अन्य लोगों के कपड़ों और चेहरों पर फैल गया, जिससे वे सभी कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। वोरगॉड अकादमी के अंदर किसी ने भी किसी को मारने की हिम्मत नहीं की। हाँ, कभी नहीं। लेकिन इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो? यहाँ किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि यहाँ किसी की हत्या करने का क्या परिणाम होता है? जल्दी जाओ और टीचर को बताओ। समूह में घबराहट होने लगी, लेकिन लियू बाई ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और सीधा वार किया। तुरंत ही आसमान में एक कंपकंपाती रोशनी फैल गई। यह एक संतस्तरीय युद्ध तकनीक है, असुर ब्लेड तकनीक। जिस क्षण यह तलवारबाजी तकनीक सामने आई, सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो आसपास का वातावरण चाकुओं के नारकीय परिदृश्य में बदल गया हो। वे अनायास ही कांपने लगे। अगले ही पल जैसे ही ब्लेड चमका, सभी युवक वहीं जम गए। ब्लेड की चमक गायब हो गई। हवा चलने के बाद उन लोगों के शरीर पर चाकुओं के घने असंख्य निशान दिखाई देने लगे और फिर एक क्षण में उनके शरीर मांस के ढेर में बदल गए। यह दृश्य भयावह, घिनौना और भयानक है। झांग जुन्यू, जिसे ब्लेड से चोट नहीं लगी थी, ने अपनी आंखों में गहरे डर के साथ लियू बाई को देखा। दानव, शैतान। लियू बाई चुप रही और कदम दर कदम झांग जुन्यू की ओर बढ़ी। प्रत्येक कदम के साथ उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह झांग जुन्यू के दिल पर पैर रख रहा हो, जिससे उसका डर और गहरा हो रहा था और उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा था। तुम दूर रहो। मैं झांग परिवार का नंबर 1 युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो झांग परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे झांग परिवार में कई युद्ध राजा हैं। झांग परिवार का मुखिया तो 7वें स्तर का युद्ध राजा भी है। झांग जुन्यू ने चिल्लाते हुए लियू बाई को डराने के लिए झांग परिवार का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से बेहतर होता यदि उन्होंने झांग परिवार का उल्लेख न किया होता। जब भी झांग परिवार का जिक्र होता तो उनका चेहरा और भी ठंडा हो जाता। झांग परिवार, जब से वह वोर गॉड सिटी में आया है, झांग परिवार ने उसे कई बार परेशान किया है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए यह झांग परिवार, चलो उन्हें मिटा दें। लियू बाई की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। धत तेरी की, क्रोधित राजा भाला। लियू बाई को कदम दर कदम करीब आते देख मौत के खतरे के बीच झांग जुन्यू ने जीवित रहने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़कर अपना भाला तेजी से लियू बाई की ओर फेंका। यह शॉट बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लियू बाई ने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। यह गोली 1 इंच भी अंदर नहीं घुस सकती। रुकना। उसी समय एक जोरदार चीख गूंजी। एक व्यक्ति तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा। वह व्यक्ति धूसर रंग का वस्त्र पहने हुए था, उसके बाल सफेद थे और वह किसी युद्ध सम्राट जैसा आभास दे रहा था। उसे देखते ही झांग जुन्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा। 13वें अंकल, इस आदमी ने अकादमी में तबाही मचा रखी है। प्लीज 13वें अंकल, इसे काबू में कर लीजिए। अंकल 13 नामक व्यक्ति ने लियू बाई को ठंडी आंखों से देखा। लियू बाई, भले ही आप एक दिव्य बच्चे हैं, यह व्यवहार अभी भी बहुत ज्यादा है। क्या वह नया दिव्य बालक है? झांग जुन्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने सुना था कि वोर गॉड अकादमी को एक नया प्रतिभाशाली व्यक्ति मिला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति आज उसका सामना करेगा। वह सहज रूप से सुरक्षा की भावना पाने के लिए अंकल 13 के पास जाना चाहता था, लेकिन इस समय अचानक उसके पीछे से एक बंदूक निकली और उसकी छाती में जा लगी। यह लियू बाई ही था जिसने अपनी बंदूक से उसके शरीर को छेद दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे भय और घबराहट प्रकट हो गई। अंकल 13, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अंकल 13 के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लियू बाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू बाई ने ठंडे भाव से अपनी कलाई हिलाई और एक जबरदस्त जोर से बंदूक कांप उठी और झांग जुन्यू का शरीर एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ फट गया। उसका शरीर टुकड़ों में बंट गया। केवल सिर ही बचा था जो जमीन पर पड़ा था। बाकी लोग हांफने लगे। हे भगवान, यह आदमी अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी है। झांग परिवार के युद्ध राजा के सामने झांग जुन्यू को मारना टीएसके कितना निर्दयी व्यक्ति है। हाँ, यह बहुत निर्दयी है। परिसर में इतने सारे लोगों की हत्या करना मैंने पहले कभी किसी को करते नहीं देखा। भले ही वह भगवान हो, लेकिन क्या वह बहुत लापरवाह और अहंकारी नहीं है? अंकल 13 ने दहाड़ते हुए कहा, लियू बाई, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुमने अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया है और मुझे तुम्हें मौके पर ही फांसी देने का अधिकार है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और दिव्य अक्षर राजा उसके सिर के ऊपर धुंधला सा प्रकट हुआ। लेकिन इस समय एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, एक पल इंतजार करें, यह युन एओ है। वह घटनास्थल पर पहुंचे, जमीन पर पड़ी लाश को देखा और भौहें चढ़ा दी। लियू बाई, मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने मेरे बगल वाली लड़की को नुकसान पहुंचाया, वे मौत के लायक हैं। लियू बाई ने शांति से कहा, इस मामले की जांच करना मुश्किल नहीं है। इतने सारे छात्रों के साथ थोड़ी पूछताछ से हमें सामान्य जानकारी मिल जाएगी। युन एओ ने भौहें चढ़ाई, तुम्हें झांग परिवार से दुश्मनी है। पास होना। गुरुजी, सच्चाई चाहे जो भी हो, लियू बाई ने अकादमी में हत्या की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसे सिर्फ इसलिए माफ नहीं कर सकते क्योंकि वह एक दिव्य बालक है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को भी यह चेतावनी मिले। अंकल 13 ने जल्दी से कहा। यह सुनकर लियू बाई बेपरवाह रही और उदासीनता से बोली, अगर आप मुझे सजा देना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे पहले कुछ करने देंगी? यह सुनकर सभी उत्सुक हो गए। इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? आप क्या करने जा रहे हैं?
युन एओ भी कुछ हद तक उत्सुक था। जाओ और झांग परिवार का सफाया करो, लियू बाई ने शांति से कहा। इन शब्दों से भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? उसने क्या कहा? वह झांग परिवार को खत्म करने जा रहा है। हे भगवान, यह कैसी हिम्मत है? वह युद्ध राजा भी नहीं है, फिर भी वह झांग परिवार को मिटा देना चाहता है। उसे यह साहस किसने दिया? झांग परिवार युद्ध देवता शहर के 4 महान परिवारों में से एक है। इसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत गहरी है। कई युद्ध राजा वहां तैनात हैं। झांग परिवार का मुखिया 7वें स्तर का